Hello guys, welcome to our channel The Reborn of Queen Part 2। च6 मीरा की हैरानी। अब आगे मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह जिस दुनिया से आई है वहां पर ऐसी शक्तियां और जादू के बारे में किसी को नहीं पता, वहां बस लोगों की मेंटल और फिजिकल ताकत ही सब कुछ होती है। ये पहली बार है कि मीरा ने ऐसी किसी शक्ति के बारे में सुना। वह इस बारे में और जानना चाहती है, इसलिए उसने जल्दी से लुक्स से पूछा, तो तुम मुझे बताओ कि इन शक्तियों का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिसे सुन लॉक्स ने थोड़ी देर बाद बोलना शुरू किया। आप अभी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि जिस शरीर में आप अभी हैं वह इतनी सारी शक्तियों को एक साथ हैंडल करने में असमर्थ है। जिसे सुन मीरा का दिमाग एक बार फिर खराब होने लगा। वह अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही लुक्स ने जल्दी से बोलना शुरू किया। हाँ, लेकिन आप कुछ शक्तियों का प्रयोग अभी कर सकती है। बाकी की शक्तियों के लिए पहले आपको अपने शरीर मजबूत करना होगा। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके बाद ही आप अपनी बाकी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जिसे सुनकर मीरा, जो अभी गुस्से में लुक्स पर फटने वाली थी, वह शांत हो गई। उसने शांति से लुक्स से सवाल किया, और वह कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल मैं अभी कर सकती हूं। आप अभी टेलीपोर्टेशन और किसी के मन की बात को पढ़ सकती है। अगर आप उसे इंसान के 2 मीटर के दायरे में है तो आप उसके मन में चल रही बातों को आसानी से सुन पाएंगे, और अगर आपने किसी जीवित जीव के किसी अंग को छू लिया तो आप उसकी मेमोरीज को भी देख सकती है, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता के अनुसार यही वह 2 शक्तियां हैं जिनका प्रयोग आप अभी कर सकती हैं। जिसे सुन मीरा ज्यादा खुश तो नहीं थी, पर कुछ न होने से बेहतर तो कुछ होना था। उसने लुक्स से एक और सवाल किया, और मेरी बाकी की शक्तियों का क्या? क्या वह चली गई? नहीं, मैंने उन्हें आपके शरीर में अपनी शक्तियों की मदद से लॉक कर दिया है। जैसे जैसे आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाती जाएगी, यह सील खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मुझे इन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी है? मीरा ने लुक्स से सवाल किया। जिसे सुन लुक्स कहता है, बॉस, इसके लिए आपको अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। जिसे सुन मीरा अपना सर हाँ में हिलती है। उसके पिछला शरीर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। उसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। मीरा ने हर तरीके के हथियार चलाने ट्रेनिंग ली थी। उसके साथ ही उसने मार्शल आर्ट बॉक्सिंग की बहुत कठिन ट्रेनिंग ली थी। वह बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में चैंपियन थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन जिस शरीर में मीरा ने पुनर्जन्म लिया था, इस शरीर की मालकिन ने कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया और ना ही कोई युद्ध कौशल सीखा। उसे बचपन से डर कर रहने की आदत थी, जिस वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों ही बहुत कमजोर थी। यह सब सोचकर मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे इस शरीर पर बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर उसके लिए कोई परेशानी ना हो। तालाब का पानी अब ठंडा हो गया था, जिसे महसूस कर मीरा को एहसास होना कि वह बहुत समय से पानी के अंदर ही है। मेरा जल्दी से तालाब से बाहर निकाल कर अपने लिए कपड़े ढूंढने लगी। उसने जैसे ही मीरा की अलमारी को देखा तो वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाई। मीरा के पास इतने सारे चमक धमक से जुड़े हुए वस्त्र थे। एक पल के लिए माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सारे कपड़े इतने भारी और चमक दमक वाले थे कि अगर कोई 17-18 साल की लड़की इन्हें पहने तो उसकी उम्र 25 से 30 साल की लगेगी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी, यह काम किसका है। ये सभी कपड़े श्रद्धा ने मीरा को दिलाए थे। वह हमेशा मीरा को ऐसे ही कपड़े दिलाती, जिसे पहनकर मीरा अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की लगती। मीरा बहुत सीधी थी। उसे लगता उसकी बहन उसकी परवाह करती है, इसलिए वह उसे ऐसे वस्त्र दिलाती है। वह उसकी खुशी के लिए यह वस्त्र पहनती थी, क्योंकि श्रद्धा हमेशा मीरा से यही कहती कि यह वस्त्र उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, वह इन्हें पहनकर और खूबसूरत लगती है। माही को आज मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या उसको ये समझ नहीं आता था कि उसकी बहन जानबूझकर उसे ऐसे कपड़े पहनती जिससे लोगों के बीच उसका मजाक बनता? उसने एक गहरी सांस लेकर वहां रखे सभी कपड़ों को एक तरफ फेंक दिया और अलमारी में कुछ हल्के कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि अब वह इन भरी और चमकदार कपड़ों को तो नहीं पहन सकती थी। इन कपड़ों की रोशनी माही की आंखों में चुप रही थी। कुछ देर की कशमकश के बाद आखिरकार मीरा को अलमारी के एक कोने में एक ड्रेस दिखाई दी। यह व्हाइट कलर का एक सुंदर लहंगा चोली सेट था, जिस पर बहुत प्यारी कढ़ाई की हुई थी। ये दिखने में हल्का और सुंदर लग रहा था। उसे देखकर मीरा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उसे निकाल और पहन लिया। ये लहंगा चोली का सेट उसे राजा की सबसे छोटी पत्नी ने मीरा के 16 जन्मदिन पर उसे दिया था, पर श्रद्धा की बातों में आकर उसने ये तोहफा कभी पहनकर नहीं देखा और उसे एक कोने में फेंक दिया।
मीरा ने वह लहंगा लिया और उसे पहन लिया। उस लहंगे को पहनकर मीरा किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह लग रही थी, जिसके ऊपर कुछ ओस की बूंदें आकर उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण मीरा का चेहरा गुलाबी हो गया था। उसकी सफेद स्किन आज कुछ ज्यादा ही गला कर रही थी और उसके खुले लबे काले बालों से आता पानी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। द स्टोरी जंक्शन 01 चैप्टर 7 राजमहल में अफवाहें। अब आगे। मीरा ने तैयार होने के बाद अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। वह राजा और उसके परिवार के साथ अभी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। अभी उसे अपने शरीर में शक्तियों को पढ़ना के लिए काम करना था, इसलिए वह अभी किसी भी बहस और परेशानी से दूर रहना चाहती। मीरा का आदेश सुन दो दासियां जल्दी से मीरा के लिए नाश्ता लेकर। कुछ समय पहले हुए हादसे की खबर पूरे राजमहल में आज की तरह फैल गई और सभी को मीरा से डर लगे लगा। उन दासियों ने एक बार भी अपना सर ऊपर उठने की या मीरा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बिना किसी शोर के सारा नाश्ता सामने रखी बड़ी सी टेबल पर लगाया और वहां से चली गई। बाहर जाकर दासियों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें असमेरा के सामने खड़े होने से भी डर लगने लगा था। वही उनके बाहर आते ही कुछ दास दासियों ने उन्हें घेरते हुए पूछा, क्या हुआ अंदर? क्या राजकुमारी ने तुम्हारे ऊपर भी क्रोध किया? जिसे सुन वे दासियां जो अभी अंदर से बाहर आई जल्दी से कहती हैं, नहीं नहीं, उनके क्रोध करने से पहले ही हम वहां से सुरक्षित निकल आए। मुझे तो अब यहाँ काम करने से भी डर लगने लगा है, क्या पता हमारी भी हालत नीला जैसी हो जाए। यह वही दासी थी जिसे सुबह मीरा ने सबक सिखाया था। जिसे सुन दूसरी दासी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना हम ये सारी बातें हमारी राजकुमारी श्रद्धा को बताएं, वह बहुत दयालु और प्यारी है, वे जरूर हमें राजकुमारी मीरा से बचा लगेगी। जिसे सुन दूसरी दासी ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं राजकुमारी मीरा ने सुबह क्या आदेश दिया था? अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो तुम खुद जाओ, हमैन से कोई कहीं नहीं जाएगा। और क्या तुमने सुना नहीं, राजा साहब ने राजकुमारी मीरा के इलाज के लिए दूर से किसी वैद्य को लाने के लिए सेनापति जी को भेजा है। वह जल्द ही किसी अच्छे हकीम को राजकुमारी के इलाज के लिए ले आएंगे। पूरे राज्य में ये खबर फैली हुई है कि राजकुमारी मीरा उत्सव में हुए अपने अपमान को सह नहीं पाए और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसलिए हमें बस कुछ समय के लिए राजकुमारी से सावधान रहने की जरूरत है। जिसे सुन एक दासी जो मीरा की सेवा करती थी, वह अपनी दुख भरी आवाज में कहती है, उस दिन राजकुमारी मीरा के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी। कितना अपमान किया था राजकुमार ने उनका। जिसे सुन एक दासी जो वहीं से गुजर रही थी, वह उनकी बातों को सुन रुक कर कहती है, इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। सबको पता है कि राजकुमार हमारी प्यारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं, फिर भी राजकुमारी मीरा ने राजा के सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हम सभी को पता है कि राजकुमार सूर्यदेव सिंह सूर्यगढ़ जैसे बड़े रियासत के होने वाले राजा है, ऐसे कैसे किसी भी राजकुमारी अपनी पत्नी स्वीकार कर सकते हैं? और हम सभी को पता है कि हमारी राजकुमारी श्रद्धा के अलावा कोई भी राजकुमारी मुकुट राजकुमार सूर्यदेव की रानी बने के काबिल नहीं है। ऐसे ही थोड़ी राजकुमार हमारी राजकुमारी श्रद्धा को पसंद करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसे दिन मुकुट राजकुमार हमारे राजा से राजकुमारी श्रद्धा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर उससे पहले ही राजकुमारी मीरा ने ये सब कर दिया, जिस वजह से राजकुमार क्रोधित होकर यहाँ से चले गए। और तुम्हें पता है राजकुमारी श्रद्धा उसे दिन कितना दुखी हुई थी। मैं उनकी एक दासी हूँ, मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा था, पर उसके बाद भी उनका हृदय इतना बड़ा है। क्यों उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक बार भी दोष नहीं दिया? वह अभी भी उनके बहुत परवाह करती है। वह तो राजकुमारी से मिलने आने वाली थी, परंतु राजकुमारी को इस अवस्था में देख उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लग रहा है ये सब उनके कारण हुआ है, इसलिए वह दुख के कारण किसी के सामने भी नहीं आई। इतनी दयालु है हमारी राजकुमारी श्रद्धा। जिसे सुनकर सभी लोग राजकुमारी श्रद्धा के गुणगान गाने लगे और मीरा को दोष देने लगे। एक दासी ने क्रोध में, मुझे लगता है राजकुमारी मीरा के साथ सही हुआ, भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा, उन्होंने हमारे साफ दिल राजकुमारी का दिल दुखाया है, जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रहे हैं, सभी ने उसकी हमें हाँ मिलाई है। वही दासी यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे यहाँ श्रद्धा ने ही ये सारी अफवाहें फैलाने के लिए कहा ताकि मीरा की और बदनामी हो सके। वही इन सब बातों से अनजान मीरा अपना शाही नाश्ता करने में व्यस्त थी। उसे यह खाना बहुत पसंद आ रहा था, उसने कभी इतना शाही नाश्ता नहीं देखा था। वह बड़े चाव से हर एक डिश को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। दूसरे खुश होते हुए कहा, चलो इस शरीर में आने का एक फायदा तो बहुत अच्छा कि मुझे यहाँ शाही भोजन करने का मौका मिला। कहते हुए वह बड़ी चाव से अपना नाश्ता करने लगी। इस बात से अनजान की श्रद्धा की वजह से उसे पूरे राजमहल में उसे पागल का टाइटल दे दिया गया है।
अब पता नहीं है जब हमारी माही डॉन को इस बारे में पता चलेगा तो वह श्रद्धा का क्या हाल करेगी। अभी तो हमारी राजकुमारी श्रद्धा भी इस बात से अनजान है कि उसने किसके लिए गड्ढा खोदा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में किसी ने भी राजकुमारी मीरा को अपने कक्ष से बाहर निकलते नहीं देखा। वह अपना खाना पीना सब अपने कक्ष के अंदर करती। जो दासियां मीरा के लिए भोजन लेकर जाती उन्होंने भी मीरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वह हमेशा अपना सर झुकाकर मीरा के कक्षा में जाती और भोजन रखकर जल्दी से बाहर आ जाती। वहीं दर रात एक सुनसान जंगल में पहाड़ी के ऊपर छपी एक गुफा में से तेज प्रकाश बाहर की तरफ तेजी से फैल रहा था। तो क्या हुआ है मीरा के साथ, क्यों नहीं निकली वह अपने कक्ष से बाहर जाने, और क्या मीरा जान पाए उसके पीछे चल रही अफवाहों के बारे में। चैप्टर 8 पहली मुलाकात। अब आगे धीरे धीरे वह रोशनी कम हो गई। उस रोशनी के बीच में एक बड़ी सी चट्टान पर एक आकृति नजर आने लगी। उस आकृति के लंबे काले बाल हवा में किसी उड़ते पंछी की तरह लहरा रहे थे। वह आकृति ऊपर से नीचे तक काले लिबास में लिपटी हुई थी। धीरे धीरे गुफा का सार प्रकाश गायब हो गया। तभी एक हवा का झोंका तेजी से गुफा से निकाला और नीचे की तरफ आया। चांद की रोशनी में उस आकृति का सुंदर और आकर्षक रूप दिखा। यह मीरा थी जो इस जंगल में पिछले एक हफ्ते से आ रही थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसे धीरे धीरे ये दुनिया पसंद आने लगी है। इस दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अद्भुत है, जिसे देखकर मीरा के मन को एक शांति मिलती है। उसने अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर रात की आती है ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। ये सब करते हुए मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही मनमोहक और आकर्षक मुस्कान थी। उनको एक बार देख तो वही अपना दिल हार जाए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। हाँ, पूरे एक हफ्ते की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार मैंने अपना पहले तत्व की शक्ति को जागृत कर ही लिया, मीरा ने खुश होते हुए लुक्स से कहा। जिसे सुन लुकस मीरा को बधाई देते हुए कहता है, मुबारक हो बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त कर लेंगी। लेकिन अभी ये तत्व बहुत कमजोर है। अब आपको अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देना होगा, तभी इस तत्व की शक्तियां मजबूत हो सकती है। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने यह महसूस किया है कि मैं अभी तक अपने तत्व की कुछ % शक्तियों को ही जागृत कर पाई। मैंने वायु शक्ति को जागृत तो कर लिया है, पर अभी इसे इस्तेमाल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे इसके ऊपर और मेहनत करनी होगी ताकि मेरी वायु शक्ति बढ़ सके। मुझे लगता है मुझे और तेजी से अपने तत्वों को जागृत करना होगा। जिसे सुन लुक्स मीरा को समझाते हुए कहता है, बास, आपने पहले ही इतनी जल्दी अपने पहले तत्व को प्राप्त किया है। लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए सालों की तपस्या लगती है। जिसे सुन मीरा को थोड़ा झटका लगता है। वह क्यूरोस होकर लुक्स से पूछती है, तो क्या इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं? मुझे तो लगा था कि बस मैं हूं जिसे जादुई शक्तियां प्राप्त हुई है। जिसे सुन लुक्स ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही लकी नहीं समझ लिया। जिसे सुन मीरा ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो और जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। जिसे सुन लुक्स ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ, इस दुनिया में लोगों के पास शक्तियां हैं। लेकिन तभी मीरा ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? अरे बस बीच में मत रोको ना, मुझे बोलना तो दो। जिसे सुन मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो बोलो ना, वही तो मैं कह रही हूँ। इस दुनिया में 7 द्वीप है और उन 7 द्वीपों के पास एक एक तत्व की शक्तियां हैं। जैसे तुम्हारे राजघराने में जल तत्व की शक्ति है, वैसे ही बाकी राजघरानों के पास भी एक एक तत्व की शक्ति प्राप्त है। तभी मीरा ने पूछा, तो क्या सभी के पास सिर्फ एक एक तत्वों की शक्तियां होती है? हाँ, वैसे तो सबके पास एक एक तत्व की शक्तियां होती हैं, पर कुछ खास लोगों के पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां भी होती है, जिन्हें इस दुनिया में एक खास दर्जा दिया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में एक से अधिक तत्व की शक्तियां होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, तो मुझे उन लोगों के बारे में बता सकते हो जिनके पास एक से अधिक तत्व की शक्तियां हैं? मुझे अभी ज्यादा तो जानकारी नहीं है, पर कुछ जानकारियों से मुझे पता चला है कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्य देवसिंह के पास 4 तत्वों की शक्तियां हैं। उन्हें बहुत ही खास और ज्ञानी पुरुषों में माना जाता है। वही सूर्य देवसिंह का नाम सुन मीरा पहले तो थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ज्ञानी व्यक्ति है? वह कहाँ से ज्ञानी है? उसे एक लड़की की इज्जत तक करनी नहीं आती। आया बड़ा ज्ञानी व्यक्ति। यह सारी बातें मीरा ने अपना मुंह बनाते हुए कही। जिसे सन लुकस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बॉस, क्या आप मेरी बातों को सुना भी चाहती है? यह बातें लुक्स ने थोड़े परेशान होते हुए कही, क्योंकि मीरा बार बार उसे बीच में टोक देती।
मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लुक्स से सॉरी कहते हुए उसे अपनी बात जारी रखने के लिए कहा, जिसे सुन लॉक्स ने मीरा को आगे बताते हुए कहा, वह दूसरे ऐसे पुरुष है जिन्हें एक से अधिक तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई। तभी मीरा ने, और यह पहला पुरुष कौन है? वर्षों पहले एक महान सम्राट को 3 तत्वों की शक्तियां प्राप्त हुई थी। वही यहाँ के पहले ऐसे पुरुष थे जिनके पास एक से अधिक तत्वों की शक्तियां थीं। तभी मीरा को कुछ याद आया, इसका मतलब मेरे पास सबसे अधिक शक्तियां हैं। जिसे सुन लुक्स ने मीरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, आप यहाँ की पहली मनुष्य है जिसके पास 7 प्रकार की शक्तियां हैं। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर आपको कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना, वरना आप खतरे में भी पड़ सकती है। मीरा ने उसकी लुक्स की बात समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि अगर उसकी शक्तियों के बारे में किसी को भी पता चला तो यह उसी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी तरह बातें करते हुए मीरा राजमहल पहुंच गई। आज उसे राजमहल में कुछ अलग लग रहा था। बाहर कुछ नए सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी थी, जो आमतौर पर मीरा ने कभी नहीं देखी। आज राजमहल की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही थी। थोड़ी देर आसपास की जांच करने के बाद उसे राजमहल के अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। अभी वह अपने टेलीपोर्टेशन शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकती थी। नई शक्तियों को जागृत करने में ही मीरा की सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कमजोर हो गई थी। उसने अपने आसपास की जगह को जाना शुरू किया। मीरा ने अपने मन में कहा, कोई तो दूसरा रास्ता होगा राजमहल के अंदर प्रवेश करने का। ढूंढ मीरा ढूंढ, तू ऐसी चीजों को ढूंढने में तो परफेक्ट है। आज तुझे अपना जासूसों वाले दिमाग का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। तभी मीरा की आंखों में एक चमक आ गई, मिल गई। उसने सारे सैनिकों से बचते हुए राजमहल के पीछे की दीवार के पास बने एक छोटे से होल की तरफ बढ़ने लगी। यहां से कोई कुत्ता या बिल्ली निकलकर अंदर बाहर आया जाया करते थे। मीरा ने अपने मन ही मन उसे जानवर को थैंक्स कहा, जिसने दीवार में ये छेद बनाया। उसने एक बार सावधानी के लिए अपने चारों तरफ देखा, पर यह जगह राजमहल के पीछे की दीवार की तरफ थी, इसलिए यहाँ अंधेरा काफी था, जिस वजह से यहाँ सैनिकों का आना जाना भी नहीं होता। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद मीरा अंदर आने में कामयाब रही। वह भी पूरी तरह उसे होल से निकल पाती। तभी उसे अपने सामने 2 जूते नजर आए, जिन्हें देखकर मीरा घबरा गई। अगर किसी ने आज उसे पकड़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा। तभी मीरा के कानों में एक कठोर मगर दिल की धड़कन बढ़ाने वाली आई। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए यहाँ आने की? अगर अभी तुमने हमें अपना मकसद नहीं बताया तो आज हम तुम्हें यही जान से मार देंगे। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में लगी थी। उसे अब याद आया कि वह पूरी तरीके से काले लिबास में ढकी हुई है, जिससे उसकी पहचान बताना नामुमकिन है। यही सोचकर मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी एक बड़े से हाथ ने तेजी से मीरा के गले को पकड़कर हवा में उठा दिया। वही मीरा जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में व्यस्त थी। अब जाकर उसे होश आया। उसने अपनी गहरी काली आंखों से सामने खड़े इंसान को देखा, जो अपनी नीली गहरी आंखों में क्रोध लिए उसे पकड़े हुए था। सामने खड़ा आकर्षित पुरुष, जिसकी हाइट करीबन 6 फीट होगी, एक मजबूत और आकर्षक शरीर का मालिक है। उसके काले बाल जो उसके कंधों तक आते होंगे हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे की बनावट में कोई कमी नहीं थी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी। रॉयल ब्लैक सूट पहने सामने खड़ा पुरुष कामदेव का अवतार को भी टक्कर दे, जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयान ना कर सके। इसकी एक नज़र से ही लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी एक बार अपना दिल एक बार को हार जाए। मीरा को यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तभी कुछ सोचकर मीरा के आंखें बड़ी हो गई। मेरा जो अभी कुछ समय पहले अपने सामने खड़े पुरुष की मन ही मन में तारीफ कर रही, अब उसकी आंखों में सामने खड़ी व्यक्ति के लिए गुस्सा और नफरत थी। चैप्टर 9 रहस्यमयी नकाबपोश। अब आगे राजकुमार सूर्यदेव सिंह जो किसी कार्य से बगीचे में आए थे। अचानक उनका ध्यान एक आकृति ने आकर्षित किया, जो एक छोटे से होल के जरिए राजमहल में घुस रही। वह पूरे तरीके से काले लिबास में लिपटी हुआ था। उन्हें आभास हुआ कि शायद ये कोई घुसपैठिया है जो यहाँ राजमहल में किसी पर हमला करने आया है, जिसे वह सतर्क हो गए और उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने के पश्चात राजकुमार उसे मारने वाले थे कि उनकी आंखें उस अनजान व्यक्ति की आंखों से जा मिली, जिन्हें देखकर वह कुछ समय के लिए वही जम गए।
उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और आकर्षित आंखें कभी नहीं देखी। चांदनी रात में ये काली आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। यह काली आंखें ऐसी थी कि अगर इनमें कोई एक बार देख ले तो वह इन आंखों की दुनिया की गहराई में कैद हो जाए। पता नहीं क्यों, परंतु यह आंखें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने जीवन भर देख सकते थे। उन काली आंखों में खोए हुए। उनकी पकड़ सामने खड़े व्यक्ति पर कमजोर हो गई, जिसका फायदा उठाकर सामने खड़े व्यक्ति ने पूरी ताकत से राजकुमार पर प्रहार किया। वहीं राजकुमार, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, वह इसे संभल ना सके और कुछ दूर चले गए। उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाल और सामने की तरफ तेजी से अपनी अग्नि शक्ति से वार किया। अग्नि का एक गोला तेजी से सामने लगे पेड़ पर लगा, जिससे कुछ ही समय में वह पेड़ राख में बदल गया। राजकुमार ने जल्दी से आसपास देख, परंतु उनके सामने कोई नहीं था। वह नकाबपोश गायब हो चुका था। अपने हमलावर को ऐसे बचता हुआ जाकर राजकुमार बहुत क्रोधित हो। क्रोध के कारण उनके पास से एक भयानक ऑरा निकलने लगा, जिससे आसपास की हवा में गर्माहट बढ़ गई। उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया, तभी एक काले लिबास में लिपटी परछाई उसके सामने आकर घुटने के बल बैठ गई। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, ढूंढो उस नकाबपोश को जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की। हमें वह किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन वह काली परछाई तुरंत हवा में गायब हो गई। ये पहली बार था जब राजकुमार की पकड़ से कोई निकल पाया था, जिस बात से राजकुमार काफी हैरान थे और यह जानने के लिए उत्सुक भी कि आखिर उसका ध्यान भटकाने वाला व्यक्ति था कौन। उनके पास हजारों सुंदर राजकुमारी उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रयास करती, लेकिन वह कभी राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। राजकुमार ने कभी किसी को नजरें उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें ऐसी स्त्रियों से सख्त नफरत थी जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती है। ये पहली बार था कि किसी की नजरों ने राजकुमार को इतना आकर्षित किया कि वे अपनी शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। यही चीज सोचकर राजकुमार क्रोधित हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उस अनजान शख्स ने उनके ऊपर किसी प्रकार का जादू किया, क्योंकि वह आंखें बार बार राजकुमार के सामने आ रही थी, जिससे वह कुछ ही समय में परेशान हो गए। तभी पीछे से एक बहुत मीठी आवाज आई, मुकुट राजकुमार आप। जिसे सुन राजकुमार पीछे पलटे। पीछे एक गुलाबी कलर के भारी व सुंदर से लहंगा चोली में श्रद्धा खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर सुंदर सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम नजर आ रहा था। उस गुलाबी रंग के लहंगा चोली में श्रद्धा का शरीर बहुत नाजुक और आकर्षक लग रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान लिए वह राजकुमार की तरफ बढ़ी, जिसे देख राजकुमार तुरंत 2 कदम दूर हो गए। जिसे देख श्रद्धा के चलते कदम रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने तुरंत अपने भावों को छुपाया लिया और अपने चेहरे पर एक मासूम से मुस्कान लाते हुए राजकुमार से फिर वही प्रश्न किया, आपने बताया नहीं आप इस समय यहाँ। जिसे सुन राजकुमार की भौहें सुकड़ गई। ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए राजकुमारी, आप इतनी रात को यहाँ। जिसे सुन श्रद्धा थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत चेहरे पर एक प्यारी और मासूम सी मुस्कान लाते हुए कहा, वह हम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, पर एक आवाज के कारण हमारी निद्रा टूट गई तो हम यहाँ देखने चले आए। जिसे सुन राजकुमार थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने श्रद्धा को बिना देखे कहा, हमें लगता है आपको इतनी रात को यहाँ नहीं होना चाहिए। आप अपने कक्ष में जाएं। इतना कह सूर्य देव सिंह वहां से चले गए हैं। वहीं श्रद्धा, जो राजकुमार से कुछ देर और बातें करना चाहती थी, वह निराश हो गई। तभी कुछ सोचकर श्रद्धा मुस्कुराई। उसने अपने मन में कहा, मुकुट राजकुमार हमारी परवाह करते हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें इतनी रात को बाहर रहने से मना किया। हमें लगता है वह भी हमें कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। अब मुझे उनका और ख्याल रखना होगा, ताकि हमारे बीच कोई ना सके। इतना सोचकर वह खुश होते हुए जल्दी से अपने कक्ष में चली गई। वही राजकुमारी श्रद्धा के ख्यालों से अनजान राजकुमार सूर्य देव सिंह अपने कक्ष में उस अनजान व्यक्ति की खोज में लगे हुए थे। उन्हें जल्द से जल्द उसे नकाबपोश के बारे में जानना था, जिसने एक ही मुलाकात में राजकुमार को इतना आहत किया था। वहीं दूसरी तरफ मीरा सीधा अपने कमरे में टेलीपोर्ट हुई। उसकी सांसें दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग हुआ था। वह पहले ही अपने वायु तत्व को जागृत करने में अपनी सौरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर चुके थी, और अब राजकुमार से बचने के चक्कर में उसने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई शक्ति का भी प्रयोग कर लिया। वह ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाए और जमीन पर गिर पड़ी।
उसकी सांसें बेकाबू हो गई, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी एनर्जी को किसी उसके शरीर से निकाल लिया हो। मीरा की आंखें बंद होने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज मीरा के कानों में गूंजी जिसने उसे बेहोश होने से रोक लिया। बोस, आप पागल हो गई हैं, क्या जरूरत थी अपनी ऊर्जा उपयोग करने की, आपको पता है ना आपका शरीर कितना कमजोर है। आपको ख्याल भी है अगर अभी मैंने अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया होता तो आप एक गहरी नींद में जा सकती थी। लुक्स गुस्सा में मीरा को सुनाई जा रहा था, पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख लुक्स भी थोड़ा परेशान हो गया। लुक्स की एनर्जी के कारण मीरा को थोड़ा बेहतर लगने लगा। कुछ समय बाद में मीरा उठकर ध्यान मुद्रा में बैठ गई। इस समय उसे अपनी ऊर्जा को वापस लाना था, जिसके लिए मीरा को ध्यान में जाने की आवश्यकता थी। वही लुक्स जो मीरा से बहुत कुछ कहना चाहता था, मीरा को ध्यान में जाता देख चुप हो गया। मीरा ध्यान के कारण वापस रोशनी की दुनिया में पहुंच गई। आसपास की सतरंगी रोशनियों ने तुरंत मीरा को घेर लिया, जिससे मीरा के शरीर से तेज प्रकाश की किरणें निकलने लगी, जो धीरे धीरे मीरा के शरीर में प्रवेश कर उसे ऊर्जा प्रदान करने लगी। अगली सुबह मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा, तभी खिड़की से आता तेज प्रकाश उसकी आंखों में गया। एक पल आंखों बंद करने के बाद मीरा ने अपनी आंखें खोली। पूरी रात ध्यान करने से अब मीरा को कुछ राहत महसूस हुई, उसे अपनी शक्तियां थोड़ी बढ़ी हुई भी महसूस हुई, जिसे देख मीरा की आंख चमक उठी। उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा, चलो जान को खतरे में डालने का कुछ तो फायदा हुआ। जिसे सुन लुक्स ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ फायदा तो होगा ना, आखिर आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। जिसे सुन मीरा थोड़ी हैरान हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। आपका ये शरीर पहले ही बहुत कमजोर है, ऊपर से कल रात आपने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं आपको सही समय पर नहीं बचता तो आप एक बहुत गहरी नींद में जा सकती थी, जिससे उठना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 10 नकाबपोश की खोज। लुक्स की सारी बातें सुनने के बाद मीरा ने लुक्स से कहा, मैं तो तुम्हें बड़ा निठल्ला नालायक समझती थी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम हो तो बहुत काम के सिस्टम, आज मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ। वही लुक्स को ये समझ नहीं आया कि मीरा उसकी तारीफ करी या बुराई, पर वह इस बात से ही खुश था कि मीरा ने उसकी कदर तो जानी। तभी लुक्स को कुछ याद आया। उसने जल्दी से मीरा से कहा, बोस, मुझे लगता है आपको कुछ दिनों के लिए राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे राजमहल में रात की घटना फैल गई है, राजा ने चारों तरफ सिपाहियों को फैला दिया है। अंदर या बाहर जाना अब बहुत मुश्किल है। मीरा ने लुक्स की बात को समझते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। वह जानती थी कि अब कुछ दिनों तक उसका राजमहल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और वह अभी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वह एक बार अपनी जान को खतरे में डाल चुकी है, अब दोबारा खतरा मोल लेना उसकी बेवकूफ़ी होगी। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए राजमहल में रहकर ही अपनी शक्तियों को स्ट्रांग करना होगा। कल रात हुई लड़ाई से मीरा को इतना तो पता चल गया था कि उसका ये शरीर उसकी आशाओं से भी ज्यादा कमजोर है, इसलिए अब उसे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ राज दरबार में राजा तेजप्रताप अपने कुछ अधिकारी और सेनापति के साथ रात में हुई घटना पर चर्चा कर रहे थे। पूरे महल में यह बात सबको पता चल चुकी थी कि कल रात राजकुमार पर किसी घुसपैठियों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। इसलिए आज राजा ने सभी को दरबार में बुलाया। तभी उन्होंने सामने बैठे मुकुट राजकुमार सूर्य देवसिंह से क्षमा मांगते हुए कहा, मुकुट राजकुमार, हमें इस बात का बहुत खेद है कि आपके ऊपर हमारे राज्य में हमला हुआ। हमने तो यहाँ आपको क्षमा मांगने के लिए बुलाया था, परंतु यहाँ फिर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जिसे सुन राजकुमार सूर्य देवसिंह ने कहा, महाराज, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे क्षमा मांगते अच्छे नहीं लगते। और रही बात उस हमलावर की, तो हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आपको क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे सुन महाराज ने एक गहरी सांस ली। उन्हें डर था कि अगर राजकुमार इस बात को ज्यादा बढ़ाते तो ये बात सूर्यगढ़ राज्य तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती, जिससे भीमपुरी और सूर्यगढ़ के रिश्ते बिगड़ जाते। सभी को पता था कि सूर्यगढ़ राज्य इस द्वीप के सबसे महान राज्यों में से एक है, और अगर उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उनके मुकुट राजकुमार पर भीमपुरी राज्य में हमला हुआ है, तो ये बात भीमपुर राज्य के लिए खतरा बन जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, हमें पता है
राजकुमार आप बहुत महान है, अब आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, हमने अपने लोगों को उस घुसपैठिए को ढूंढने में, वह लोग भीमपुर के चप्पे छपे को छानकर भी उसे घुसपैठियों को पकड़ कर लेंगे, हम उसे अवश्य बड़ा दंड देंगे। ये सब बातें महाराज ने थोड़े गुस्से में कही थी, जिसे सुन राजकुमार ने अपना अपना सर हमें हिल दिया। महाराज हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दे। जिसे सुन राजा तेज प्रताप ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आपको हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहे आ जा सकते हैं और आप हमारे खास अतिथि हैं, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। जिसे सुन राजकुमार ने राजा को प्रणाम किया और राजदरबार से चले गए। उनके जाने के बाद राजा, जो अभी तक मुस्करा रहे थे, वह अचानक सिंहासन पर गिर गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, वहीं बाकी सबकी दशा भी महाराज की तरह ही थी। सब जानते थे कि सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार कितने निर्दय और क्रूर है। वह बेशक सबसे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर से जो आभा निकाल रही थी वह किसा का भी दम घोट दे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति राजनाथ, जल्द से जल्द उसे अज्ञात हमलावर के बारे में पता करें, वरना आप जानते हैं ये बात हमारे राज्य के लिए कितना बड़ा संकट ला सकती है। जिसे सुन सेनापति जी ने अपना सर हिलाया और तुरंत अपने सिपाहियों के साथ चले गए। मुकुट राजकुमार के कक्ष में राजकुमार सूर्य देवसिंह अपने कक्ष की खिड़कियों से बाहर सामने भीमपुर राजा का नजारा देख रहे थे। तभी उनके पीछे एक काली परछाई आकर अपने एक घुटने के बल बैठ गई। पता चला उसे अज्ञात हमलावर के बारे में। जिसे सुन उस परछाई ने कुछ बोला, ठीक है, तुम जाओ और जितना हो सके उसके बारे में पता करो, हमें किसी भी कीमत पर वह हमलावर चाहिए। जिसे सुन वह परछाई एक बार फिर हवा में गायब हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवाएं राजकुमार के चेहरे को छूकर जा रही थी। सूर्य देवसिंह ने की गहरी सांस लेकर कहा, हम भी देखते हैं, तुम कब तक हमसे छुप सकते हो, हम जल्द ही तुम्हारे बारे में खोज कर रहेंगे। उन्होंने अपनी सरसरी नजरों से बाहर की तरफ देखा और अचानक हवा में गायब हो गई। जंगल के बीचों बीच कई काली परछाइयां तेजी से आते दिखाई दे रही थी। तभी वह परछाइयां एक पेड़ के पास रुक गई। उन्होंने अपने आसपास एक सरसरी नजर डाली और एक मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसे बड़े से पेड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल उलट था। अंदर एक गुफा बनी हुई थी, जिसमें रास्तों पर कई माशलें जल रही थी। वे सभी परछाइयां तेजी से गुफा के अंदर जाकर रुकी। सामने बड़े से सिंहासन पर राजकुमार सूर्य देव सिंह बैठे हुए थे, जिन्हें देख उन तीनों काली परछाइयों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। मुकुट राजकुमार की जय हो। सूर्यदेव सिंह ने अपना सर हिला दिया, क्या खबर मिली है तुम लोगों को? या राजकुमार, हमने सारे पक्षों की जांच की है, परंतु हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उनमें से किसी ने भी उस हमलावर को भेजा होगा। हमने राजा तेज प्रताप सिंह पर भी नजरें रखी है, पर उनसे भी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली। वह चुपकर इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमें नहीं लगता उनके अंदर इतना साहस है कि वह सूर्यगढ़ से दुश्मनी मोल ले सके। जिसे समझते हुए सूर्य देवसिंह किसी गहरी सोच में चले गए। अगर वह हमलावर उनके किसी दुश्मन ने नहीं भेजा तो वह आया कहां से और कहां गायब हो गया? इन 10 दिनों में राजकुमार ने हर राज्य के अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल करवाई, परंतु उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। तभी एक परछाई ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए राजकुमार से कहा, सूर्य, तुम कितने और दिन इस छोटे से राज्य में रहना चाहते हो? हमें लगता है अब तुम्हें वापस लौटना चाहिए। राजकुमार के सामने एक 24-25 साल का सुंदर और नौजवान लड़का खड़ा था। ये राजकुमार के बचपन का मित्र और माधवगढ़ के राजकुमार युगशौर्य है। जिसे देख सूर्य ने जवाब देते हुए कहा था, हमें भी लगता है हमें अब चलना चाहिए। हम इतने दिनों तक उसे अज्ञात हमलावर के लिए रुके हुए थे, परंतु हमें नहीं लगता वह अब हमें मिलेगा। जिसे सुन युग में अपना सर हिलाया, ठीक है, हम कल यहाँ से अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जिसे सुन सब ने एक साथ राजकुमार को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गए। युग वही रहा, वह आज सूर्य के साथ राजमहल में जाने वाला था। उसने एक नजर सूर्य को देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सूर्य, तुम क्यों उस हमलावर को लेकर इतने उत्सुक हो? जिसे सुन सूर्य ने कुछ नहीं कहा। वह युग को क्या कहता कि उसे हमलावर की आंखें हर रात उसके सपने में आती, जिससे अब वह परेशान होने लगा था। उसे कुछ ना कहता देख युग ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि अगर सूर्य किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता तो वह कभी कुछ नहीं बोलेगा।